MCQ का येस कंपोज योर ड्रीम। कोई कैश में आपका स्वागत है। हमारे चैनल लगातार एनसीईआरटी क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है और एनसीईआरटी आधारित हम MCQ क्वेश्चन भी कर रहे हैं साथ में ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी। ये इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था क्या है, पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े हुए क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं और एक साथ पंचायती राज व्यवस्था सारे क्वेश्चन हम कर लेंगे तो हमारे पास एक जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि यहाँ से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे तो हमें आपको सारे क्वेश्चन याद भी हो जाएंगे। चारों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है आपका, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किस समिति ने की थी। विकेंद्रीकरण मतलब होता है जब सत्ता का जो शासन होता है अगर उसको कई भागों में बांट दिया जाए, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायत, तो उसको कहते हैं विकेंद्रीकरण। शासन का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए बल्कि शासन का जो है विकेंद्रीकरण होना चाहिए, जिससे जो है तानाशाही व्यवस्था ना आने पाए। इसीलिए विकेंद्रीकरण पंचायती राज व्यवस्था सबसे सटीक जो है ये शब्द परिभाषा बैठती है। और विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश सबसे पहले किस समिति ने किया था, ये किया था बलवंत राय मेहता समिति ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति ने ही पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा गांव के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के संगठन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा ही जो है हमारे देश में जो है पंचायती राज व्यवस्था को गाँव में स्थापित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। और 73वां संविधान संशोधन कब किया गया था, तो 1992 में किया गया था। और ये प्रभावी कब हुआ था, तो 1993 में हुआ था। तो इसका आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति की मुख्य संतुतियों मतलब होता है सिफारिश के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। सत्य और कथन असत्य पर हमें ज्यादा ध्यान देना है। तो ये असत्य है पूछा गया है, में कौन सा जो है कथन असत्य है। बलवंत राय मेहता समिति पंचायतों के लिए बनाई गई थी और ये पहली समिति पंचायत जुड़ी जो 1957 में बनाई गई थी और इसने रिपोर्ट के आधार पर ही हमारे यहाँ त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था स्थापित किया गया। तो इसमें पूछा गया कौन सा कथन असत्य है, ये पूछा गया है। पहला है आपका, इस समिति द्वारा एक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की संकल्पना की गई थी, बिल्कुल सही है। इसमें जिला स्तर पर जिला परिषद, खंड स्तर पर ग्राम पंचायत और ग्राम स्तर पर ग्राम जो है पंचायत की संकल्पना की गई थी, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। इस समिति ने इन संस्थाओं को सत्ता के वास्तविक हस्तांतरण की बात नहीं कही थी, ये गलत हो जाएगा, बात कही गई थी। ठीक है, संस्थाओं को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने की चाहिए तथा विकास की समस्त योजनाओं को इन्हीं के माध्यम से आगे बढ़ाया जाना चाहिए, ये भी बात कही गई थी, ये भी उसका उद्देश्य था। तो इसका आंसर केवल 3 नहीं होगा, मतलब सी नहीं होगा, बाकी इसका सारे आंसर सही हो जाएंगे। तो याद रखना पंचायती व्यवस्था जो त्रिस्तरीय थी, आप त्रिस्तरीय को यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आपको ये पहले भी बताया था, ये दोबारा बता रहा हूँ। तो पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर ही ये लागू किया गया था। ठीक है, जो आज भी काम कर रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अशोक मेहता समिति। याद रखना अशोक मेहता समिति की स्थापना 1977 में की गई थी पंचायती व्यवस्था में सुधार करने के लिए, सिफारिश करने के लिए। तो अशोक मेहता समिति की संबंधित मुख्य संतुतियों मतलब सिफारिशों के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, इनमें कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। पहला है द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना, ये बिल्कुल सही है। तो बलवंत राय मेहता समिति ने कहा था कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था ना हो जाए, 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की जाए, एक जिला स्तर पर और एक जो है गांव के स्तर पर किया जाए, और जो ब्लॉक पंचायत है उसको क्या किया जाए, क्षेत्रीय पंचायत को हटा दिया जाए, पंचायत समिति को हटा दिया जाए। इसकी सिफारिश अशोक मेहता समिति ने किया था। तो इसका आंसर ये तो सही हो जाएगा। एक अलग संस्था के रूप में न्याय पंचायत की स्थापना, तो न्याय पंचायत की स्थापना की पहली बार बात किसने किया था, तो ये अशोक मेहता समिति ने किया था, ये भी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन में राजनीतिक दलों की खुली सहभागिता होनी चाहिए, ये भी कहा था कि राजनीतिक दल जो होते हैं ये पंचायती राज चुनाव में मुख्य रूप से भाग लेने चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। तो तीनों बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि सत्य पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, पंचायती राज संस्थाओं की 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है। याद रखना जब 73वां संविधान संशोधन करके पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में शामिल किया गया, तब जो है एक अलग से आर्टिकल जोड़ा गया। तो आर्टिकल
243 में बहुत सारे आर्टिकल को जोड़े गए हैं। उसमें ये पूछा जा रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था को जो 29 कार्य दिए गए हैं 11वीं अनुसूची के तहत, वो किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। तो अनुच्छेद याद रखना, अनुच्छेद है 243G। 243G में ही 29 कार्यों की सूची दी गई है पंचायती राज व्यवस्था को काम करने के लिए। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है बी। तो त्रिस्तरीय पंचायत राज आप देख सकते हैं, जो है यहाँ पे डायग्राम दिया गया है। इसमें सबसे जिला स्तर पर जिला पंचायत, ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पे मतलब क्षेत्रीय स्तर पे पंचायत समिति, ये तीन बातें उसने कहा था। तो ये आपको याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा जिला स्तर पर नियोजन समितियों के गठन का प्रावधान किया गया ताकि पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा बनाई गई योजनाओं को संगठित करके पूर्ण जिले के लिए एक विकास योजना तैयार की जा सके। ठीक है। तो ये आपका किस के द्वारा किया गया। तो ये 74वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया। इसके द्वारा नगर पंचायत जो है हमारे यहाँ संविधान में लागू किया गया, शामिल किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा निर्दिष्ट कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इससे पूछा गया कौन सा कथन सत्य है। पहला है, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार और अल्प रोजगार वाले पुरुषों और महिलाओं के लिए अर्जन रोजगार का सृजन करना ये पंचायती राज व्यवस्था का विषय नहीं है, कट जाएगा। मंद कृषि मौसम की अवधि में सहायतार्थ और कार्य हेतु इच्छुक समर्थ वयस्कों के लिए रोजगार का सृजन करना, ये भी कोई मतलब नहीं है। जीवन, ये भी गलत हो जाएगा आपका। जीवन के अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सुरक्षा, विधि की समझ समता और बिना भेदभाव की सुरक्षा की गारंटी, ये मौलिक अधिकार का विषय है, ना कि जो है ये पंचायत का विषय है। देश में मजबूत और जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद सुनिश्चित करना, ये इसका बिल्कुल महत्वपूर्ण उद्देश्य था 73वां संविधान संशोधन का। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। तो इस तरह के बड़े बड़े क्वेश्चन अब आएंगे, इसलिए इसको अच्छे से प्रैक्टिस करने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। इन्हें पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है। पहला है, ग्राम सभा एक पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत वयस्कों की सभा होती है, बिल्कुल सही है। ग्राम सभा के सदस्य 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। ग्राम सभा का सदस्य बनने की योग्यता वही व्यक्ति रखता है जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। तो मतदाता सूची में जिसका नाम होता है वही व्यक्ति जो है ग्राम सभा का सदस्य माना जाता है। ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका डी, अर्थात सभी सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्राम सभा के कार्यों के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला है, यह जो है ग्राम पंचायत को जो मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है। तो याद रखना, पंचायत जो ग्राम पंचायत होती है, ग्राम सभा होती है, वो ग्राम पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है, बिल्कुल सही है। इसके साथ ही पैसों का दुरुपयोग या कोई गलत काम ना हो, इसकी निगरानी करना भी ग्राम सभा का कार्य होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्राम पंचायत के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन की पहचान कीजिए। असत्य कथन इसमें कौन सा है, हमें यह ढूंढना है। तो पहला है आपका, ग्राम पंचायत के प्रधान का निर्वाचन ग्राम सभा द्वारा अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। प्रत्यक्ष द्वारा होता है, ना कि अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है, ग्राम पंचायत के कार्यों को स्थानीय कर लगाना तथा कर संग्रह करना शामिल होता है, ये बिल्कुल सही है। यहाँ चूंकि असत्य पूछा गया है तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा 2 नंबर। तो 2 नंबर यहाँ भी है, 2 नंबर यहाँ भी है। ठीक है। ग्राम पंचायतों को अधिकतम धन केंद्र सरकार से अनुदान से प्राप्त होता है, जिससे राज्य सरकार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। पंचायतों को जो पैसा मिलता है वो याद रखना राज्य सरकारों से मिलता है, ना कि केंद्र सरकार से मिलता है। तो 1 और 3 गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका डी। 1 और 3 दोनों गलत है। ठीक है। क्योंकि जो पंचायत है वो राज्य सूची का विषय है, ये भी याद रखना। ठीक है। इसीलिए जो पंचायत को पैसा राज्य देता है, ना कि केंद्र देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान का 73वां संशोधन 1992 जिसका लक्ष्य देश में पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहित करना, निम्नलिखित में से किन चीजों को व्यवस्था करता है और कौन सा इसमें सत्य है। पहला है, जिला योजना समितियों का गठन करने की
तो जिला योजना समितियों गठन करने की सिफारिश जो है ये पंचायती राज व्यवस्था के 73वें संशोधन में नहीं किया गया था। तो यहाँ पर ये पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा है राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सभी पंचायतों का चुनाव कराने की, तो राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना 73वें संशोधन द्वारा ही की गई थी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और राज्य वित्त आयोगों की स्थापना की जो है स्थापना करने की बात भी जो है 73वें संशोधन में की गई थी, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 2 और 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका सी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका राज्य के निर्वाचन आयोग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। याद रखना निर्वाचन आयोग 2 है, एक केंद्र स्तर का, एक राज्य स्तर का। तो जो राज्य स्तर का निर्वाचन आयोग होता है वो पंचायतों और नगर निगम का चुनाव कराता है बस। ठीक है, तो राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है ये पूछा गया है। पहला है पंचायतों के समस्त निर्वाचन का संचालन करना, बिल्कुल सही है। या राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, भी बिल्कुल सही है। इन्हें अपने पद से उसी प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है जिस प्रक्रिया द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपदस्थ किया जाता है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, इसमें सभी सही है। तो राज्य निर्वाचन आयोग होता है जिसका काम है पंचायत और नगर निगम का चुनाव कराना होता है। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, पहला है जिला परिषद राज्य सरकार और ग्राम प्रशासन के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी होता है, ये बिल्कुल सही है। तो जो जिला परिषद होता है वो राज्य सरकार और ग्रामीण प्रशासन के बीच में कड़ी का काम करता है, सेतु काम करता है। दूसरा है आपका जिला परिषद के सदस्यों की सूची में संबंधित जिलों की पंचायत समिति के अध्यक्ष को छोड़कर अन्य सभी सदस्य जो है संसद सदस्य, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य जो है इसमें शामिल होते हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। राज्यों में कृषि, समाज कल्याण और सामुदायिक विकास से संबंधित सभी कार्यों को संपन्न कराने की जिम्मेदारी जिला परिषद की होती है, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये भी बहुत सारे काम राज्य के होते हैं, जैसे जो जिला परिषद का काम नहीं है कृषि और जो है समाज कल्याण काम करना, ये राज्य सूची का विषय है। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो केवल एक सही होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका न्याय पंचायत के संबंध में दिए गए कथनों पर कौन सा कथन असत्य है। याद रखना न्याय पंचायत की बात सबसे पहले अशोक मेहता समिति ने की थी, ये भी याद रखना। तो पूछ रहा है इसमें कौन सा कथन असत्य है। पहला है आपका न्याय पंचायत सभी राज्यों में कार्य कर रही है, बिल्कुल गलत है। अभी बहुत सारे राज्यों में न्याय पंचायत काम नहीं कर रही है। न्याय पंचायत के सभी सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, नहीं, निर्वाचन में नियुक्त किए जाते हैं, मनोनीत नहीं होते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। न्याय पंचायत को अपराधियों पर जुर्माना लगाने का अधिकार नहीं होता है, अधिकार होता है, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इनमें कोई भी सत्य नहीं है, सभी ऑप्शन इसमें गलत हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पर विचार कीजिए और असत्य कथन की पहचान कीजिए। इनमें कौन सा असत्य है ये पूछा गया। पहला है किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी होनी चाहिए। 25 वर्ष तो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत हो जाएगा, 21 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, पंचायत के समय पूर्व भंग होने के पश्चात पुनर्गठन पंचायत केवल अपशिष्ट समय के लिए ही जारी की जाती है, ये आपका सही हो जाएगा, लेकिन पहला आपका गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक। मान लीजिए अगर पंचायत का चुनाव समय से पूर्व कराया जाता तो उतने समय के लिए ही कराएगा, ना कि 5 साल के लिए कराया जाएगा। और जब पंचायत का चुनाव पूरे राज्य में होगा तो साथ में उसका भी होगा। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, लेकिन पहला गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर केवल एक होगा। ठीक है, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल कैसी समिति है। यह सलाहकारी निकाय है, सलाहकारी समिति है, समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी है, या प्रशासनिक प्राधिकारी है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा डी, ये प्रशासनिक प्राधिकारी है। कौन? पंचायत समितियां जो ब्लॉक स्तर पे बनाई जाती हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, इसलिए इसको मैंने दिया है याद करने के लिए आप लोगों को। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो यह हो जाएगा आपका 74वां संविधान संशोधन द्वारा। इसके द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। ठीक है, और याद रखना जो है इसी द्वारा जो है ये पंचायत की तरह नगर पालिका को भी त्रिस्तरीय बनाया गया है। आप ये लिस्ट यहाँ पर दे सकते हैं, डायग्राम के माध्यम से इसमें मैंने बता दिया है। ठीक है, तो इसी तरह से जब हम आपको याद करेंगे तो ये जब हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हमें याद हो जाएगा कि त्रिस्तरीय व्यवस्था में क्या क्या शामिल होता है। क्योंकि ये सब क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो थोड़ा सा जो है अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो क्वेश्चन हमसे गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के अनिवार्य
प्रावधानों में शामिल हैं, कौन सा कथन इसमें सत्य है। ठीक है, तो जब 74वां संविधान संशोधन किया गया तो उसमें कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं। तो पहला है आपका नगर पंचायतों, नगर पालिकाओं और नगर जो है पालिकाओं का गठन करना, त्रिस्तरीय, अभी मैंने आपको बताया, बिल्कुल सही है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरों की स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के निर्वाचन की व्यवस्था करा जाएगा, बिल्कुल सही है। तो राज्य निर्वाचन आयोग ही पंचायत और नगर निगम का चुनाव कराएगा। नगरों की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्न कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन की पहचान कीजिए। इसमें कौन सा कथन असत्य है। पहला है नगर के उन स्वशासित क्षेत्रों में जिनकी जनसंख्या 5 लाख या उससे अधिक हो, एक या जो है अधिक वार्डों को मिला करके वार्ड समिति की गठित करनी चाहिए। ये गलत हो जाएगा, 5 लाख नहीं है। ठीक है, ये आपका 5000 है। दूसरा है राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा जो है वार्ड समितियों के गठन की व्यवस्था करता है, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तो चूंकि असत्य कौन सा है तो ए नंबर असत्य हो जाएगा, तो केवल इसका एक आंसर होगा, केवल एक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नगर निगम के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला है आपका नगर निगम की स्थापना संबंधित राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा की जाती है, ये बिल्कुल सही है। नगर निगमों की आय का स्रोत का निर्धारण राज्य का संवैधानिक प्रमुख करता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसके लिए वित्त आयोग करता है, राज्य वित्त आयोग करता है, ना कि जो है आपका राज्यपाल करता है, क्योंकि संवैधानिक प्रमुख पूछा गया, इसका मतलब राज्यपाल होता है। तो आपका 2 नंबर गलत हो जाएगा। अग्निशमन सेवा का संचालन नगर निगम के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है। तो जब कहीं आग लगती है शहरों में तो उसका संचालन कौन करता है, नगर निगम ही करता है, आग बुझाने का। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि उसका ये विषय है। जल आपूर्ति, बिजली, साफ सफाई आदि जैसी आवश्यक सार्वजनिक सेवाएं नगर निगम द्वारा जो व्यवस्थित की जाती है, प्रतिबंधित की जाती है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, 1, 3 और 4 इसमें सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथनों में से कौन सा असत्य है। इसमें कौन सा असत्य है। पहला है नगर निगम का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी महापौर होता है और वह राज्य सरकार द्वारा चुना जाता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसमें राज्य सरकार द्वारा नहीं चुना जाता है, जो उसके सदस्य होते हैं वो चुनते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। नगर निगमों के कार्यों को विभिन्न समितियों और उपक्रमों के माध्यम से संपन्न कराया जाता है, बिल्कुल सही है। नगर निगम का कार्यकारी अधिकारी निगम आपूर्त आयुक्त अधिकारी होता है, बिल्कुल सही है। नगर निगम की नीतियों के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व निगम आयुक्त करता है, बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसका जो है सदस्य मिलकर चुनते हैं, ना कि राज्य सरकार चुनती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका नगर पालिका के संबंध में दिए गए कथनों पर में कौन सा कथन सत्य है। इसमें कौन सा कथन पूछा गया है जो सत्य है। पहला है नगर पालिका के सदस्यों की संख्या नगर की कुल जनसंख्या पर निर्भर करती है, बिल्कुल सही है। नगरों की स्थानीय संस्थाओं को नगर पालिका कहा जाता है, बिल्कुल सही है। नगर पालिका में जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि कभी कभी कुछ अनुभवी व्यक्तियों का चुनाव भी करते हैं, यह भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जिन्हें विशिष्ट सदस्य या जो है एल्डर मैन कहा जाता है, बिल्कुल सही है। तो तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, तो इस तरह के बड़े बड़े क्वेश्चन हमें समझना होगा, याद करना होगा, इससे अगर क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका राज्य वित्त आयोग के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और जो है सत्य कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, पहला है 1992 में पारित संविधान के 73वें और 74वें संशोधन द्वारा प्रत्येक राज्य में एक वित्त आयोग का गठन और उसके अधिकारियों को भी व्यवस्था की गई है, बिल्कुल सही है। तो राज्य वित्त आयोग गठन जो है 73वें 74वें संशोधन द्वारा किया गया है। राज्य का राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के लिए राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति करता है, ये भी बिल्कुल सही है। राज्य का विधानमंडल राज्य वित्त आयोग के गठन व नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया की व्यवस्था विधि द्वारा करेगा, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्य वित्त आयोग पंचायत और नगर पालिका के वित्तीय स्थिति का समीक्षा करता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा चुका है और राज्य वित्त आयोग के बारे में अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, अर्थात यहाँ पर सभी ऑप्शन वित्त आयोग से संबंधित सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका जिला योजना समिति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो जिला योजना समिति के संबंध में कौन सा कथन इसमें सही पूछा गया है। तो पहला है आपका इसे गठन का उद्देश्य संबंधित जिले की पंचायतों नगर संस्थाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को संग्रहित कर एक विकास की रूपरेखा प्रणीत करना है, बिल्कुल सही है।
इस प्रकार योजनाओं के निर्माण में पंचायत और नगर पालिका के हितों का ध्यान रखना होता है, बिल्कुल सही है। इस समिति के अध्यक्ष और का कार्य जिले से संबंधित योजनाओं के राज्य सरकार द्वारा तक पहुंचाना होता है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। तो जिला योजना समिति से जुड़े हुए क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में महानगर योजना समिति के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये पूछा गया है। पहला है आपका, भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत गठित होती है, ये बिल्कुल सही है, 73-74 द्वारा जोड़ा भी गया है। महानगर क्षेत्र की घोषणा राज्यपाल द्वारा की जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। महानगर योजना समिति संबंधित महानगर क्षेत्र के लिए विकास योजना तैयार करती है, बिल्कुल सही है। उस महानगरीय क्षेत्र में सरकार की प्रायोजित योजनाओं को लागू करने का पूर्ण दायित्व पूरा करती है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। तो महानगर योजना जो समिति बनाई गई है, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन सब ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है, क्या करने का? तो आर्टिकल 40 में परामर्श देता है जो है क्या करने का, तो पंचायतों के गठन से संबंधित। तो पंचायतों गठन जो है किस आर्टिकल में दिया गया है, आर्टिकल 40 में दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, संविधान के 73वें संशोधन ने प्रावधान किया है और सही उत्तर का चयन करना है। मतलब ये हुआ कि 73वें द्वारा कौन कौन से प्रावधान संविधान में किए गए हैं। पहला है पंचायतों के नियमित चुनाव कराने के लिए, बिल्कुल सही है, 5 साल में नियमित चुनाव कराया जाएगा, ये साफ साफ 73वें संशोधन में कहा गया है। दूसरा है महिलाओं के सभी स्तरों पर सीटों के आरक्षण के लिए होगा, तो तीनों स्तर पर त्रिस्तरीय व्यवस्था में तीनों स्तर पर पंचायत महिलाओं को 33% आरक्षण की व्यवस्था संविधान में की गई थी। राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार पंचायतों को फंड का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण होगा, बिल्कुल सही है। 11वीं सूची में दिए गए विषयों के संबंध में पंचायतों को शक्ति का अनिवार्य रूप हस्तांतरण होगा, बिल्कुल सही है। तो 11वीं सूची में पंचायतों को टोटल 29 विषय दिए गए हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, सभी ऑप्शन सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका, संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में से वर्णित हैं। इनमें जो है पंचायतों को जो कार्य दिए गए हैं, टोटल 29 विषय दिए गए हैं, वो कहाँ दिए गए हैं, तो 11वीं अनुसूची में दिए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ देता है कितने विषय दिए गए हैं, तो टोटल 29 विषय दिए गए हैं पंचायतों को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, पंचायत की संरचना में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। तो पंचायतों की संरचना में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, ये पूछा गया है। पहला है आपका, किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायत की संरचना के लिए उपबंध कर सकेगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये राज्य सूची का विषय है। ग्राम सभा ग्राम स्तर पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगी, ये भी बिल्कुल सही है। प्रत्येक राज्य ग्राम, मध्य और जिला स्तर पर पंचायत गठन करेगा, तो प्रत्येक राज्य जो है ग्राम स्तर पे, मध्य स्तर पे, जिला स्तर पे जो पंचायत गठन नहीं करेगा, इस संविधान में कहा गया, संविधान के द्वारा किया जाएगा, ना कि राज्य द्वारा किया जाएगा। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है, वह मध्य स्तर पंचायत गठन नहीं कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की जो संरचना है वो ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय व्यवस्था है, संरचना की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। आप इसमें दोबारा आप संरचना को देख सकते हैं, इसी चीज को मैंने कई बार बताया भी है। ठीक है, तो हर तरह से घुमा फिरा क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए हम हर जो है तरह के क्वेश्चन आपको मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। नेक्स्ट है आपका, भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष तक होता है, मतलब किस दिन से 5 वर्ष तक होता है। तो ये हो जाएगा अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से। तो जिस दिन चुनाव संपन्न हो जाता है, पहला अधिवेशन शुरू होता है पंचायत का, उसी दिन से जो है 5 साल के लिए पंचायत काम करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है। इसमें कौन सा ऐसा काम है जो पंचायत का काम नहीं है। तो जन स्वास्थ्य है, स्वच्छता का प्रबंधन भी है, जन उपयोगी सेवाएं भी है, लेकिन लोक व्यवस्था नहीं है। तो लोक व्यवस्था में अंतर्गत पुलिस प्रशासन आता है, तो ये राज्य का विषय है, ना कि पंचायत का विषय है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, नेक्स्ट आपका, भारत में जो है इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत
नहीं आता है। ठीक है, तो जो पहला है आपका कौन सा, भूमि सुधारों का क्रियान्वयन, बिल्कुल सही है। न्यायिक जो है पुनरीक्षण मतलब न्यायिक समीक्षा जो होती है, जुडिशियल रिव्यू, ये न्यायालय का विषय है ना कि पंचायत का विषय है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। बाकी सारे काम किसके हैं, तो पंचायत के हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, और सही उत्तर का चयन करना है। पहला है, इनमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है, बिल्कुल सही है। इसमें शहरी निकायों स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो 73वां पंचायत से जुड़ा हुआ है, जबकि 74वां जो है वो शहरी स्थानीय निकाय जुड़ा हुआ है, तो 2 ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है। तो संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत का चुनाव का निर्णय कौन करता है, तो याद रखना इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। तो राज्य सरकार ही डिसाइड करती है पंचायत चुनाव कब होगा और कैसे होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट आपका, पंचायती राज प्रणाली किस सूची का विषय है, तो यह राज्य सूची का विषय है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निम्नांकित में से कौन सा पंचायतों से संबंधित सही नहीं है, मतलब इसमें कौन सा पंचायतों से जुड़ा सही नहीं है। पहला है आपका, राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करता है, बिल्कुल सही है। संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम ये पंचायत से जुड़ा नहीं है, ये नगर पालिका जुड़ा हुआ, तो ऑप्शन 2 नंबर गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। बाकी सब इसमें बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट आपका, महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में संशोधन करके दिया गया है वह, तो महिलाओं को पंचायतों में जो आरक्षण दिया गया तो किस संशोधन द्वारा दिया गया है, तो ये 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों में, हम पंचायतों की बात कर रहे हैं ना कि नगर निगम की बात कर रहे हैं, तो पंचायतों में 73वें संशोधन द्वारा और नगर निगम में 74वें संशोधन द्वारा दिया गया, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है, मतलब यह हुआ कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसमें महिलाओं को जो है 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई है, तो ये आपका है अनुच्छेद जो है 243 घ, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। इसी में जो है महिलाओं को 33% आरक्षण की बात कही गई है, तो इस आर्टिकल को भी याद रखना, कभी कभी अब आर्टिकल भी पूछ देते हैं। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है, तो पंचायतों में महिलाओं और एससी और एसटी को आरक्षण मिला है, तो एससी एसटी को जो आरक्षण मिला है वो किस आर्टिकल में है, ये पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है ए 243D में एससी और एसटी के आरक्षण की बात कही गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। जो चीज़ याद ना हो उसको कहीं पे जहाँ पढ़ते हैं आप दीवार पे लिख लीजिए इसको ऐसे, तो आपको ये आर्टिकल सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको याद करना पड़ेगा आप, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में सब पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका, ग्राम सभा एक का अभिप्राय क्या है, तो ग्राम सभा का क्या अभिप्राय होता है, तो ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग, तो जो निर्वाचक नामावली होती है, जो लिस्ट होती है, उसमें जितने लोगों का नाम लिखा होता है उन्हीं को हम ग्राम सभा कहते हैं, ये बात याद रखना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है, तो तृणमूल ये बंगाली भाषा का शब्द है, तृणमूल का संबंध ही होता है पंचायती राज व्यवस्था से, ग्रास रूट डेमोक्रेसी इसको कहते हैं इंग्लिश में, तो ग्रास रूट डेमोक्रेसी का हो चाहे पंचायती राज व्यवस्था का हो, बात बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्यवस्था यह की जा सकती है कि वह एक प्रयोग है, कैसा है, तो इसका मतलब यह है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, आपको शुरू मैंने बताया था, तो लोग जो याद रखना, जो स्थानीय स्वशासन है ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सबसे अच्छा व्याख्या करता है, सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट आपका, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी कैसे, तो लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए, तो लोकतंत्र की जो शक्तियां हैं अगर एक में रहेंगी तानाशाही व्यवस्था आ जाएगी, तो शब्दों को घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने हर तरह के क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। ठीक है, मैंने दिया है इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए, तो लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका स्थानीय स्वशासन की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है। इसमें कौन सी ऐसी विशेषता है नहीं है जो स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। पहला है वैधानिक स्थिति, बिल्कुल सही है। स्थानीय समुदाय की भागीदारी, बिल्कुल सही है। केंद्रीय नियंत्रण, इसमें केंद्र सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता पंचायतों में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। तो पंचायती राज व्यवस्था से ये विशेषता इसमें नहीं है। बाकी कर आरोपण और वित्त व्यवस्था करने की शक्ति इसको दी गई है, वित्त प्राप्त करने की, लेकिन केंद्रीय नियंत्रण इसमें नहीं होता, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या होता है। तो पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है, ये पूछा गया है। पहला है आपका ग्रामवासियों के बीच प्रतिबद्धता को बढ़ावाना, बिल्कुल नहीं है। मुख्य लक्ष्य पूछा गया है। चुनाव में लड़ने के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षण देना, बिल्कुल नहीं है। ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, यही होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया है, न कि केंद्रीकरण किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सरकार की पंचायती राज प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या है। तो सरकार की जो पंचायती राज प्रणाली व्यवस्था है, इसकी मुख्य विशेषता क्या है। तो पहला है आपका इसमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं, बिल्कुल सही है। इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना है, बिल्कुल सही है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो इनमें से सभी आंसर सही हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो पंचायती राज व्यवस्था का जो मुख्य उद्देश्य क्या है, ये पूछा गया है। पहला है कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना, बिल्कुल गलत। रोजगार बढ़ाना, बिल्कुल गलत। लोगों की राजनीतिक जरूरतों को बढ़ाना, बिल्कुल गलत हो जाएगा। लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदार की योग्य बनाना, बिल्कुल सही हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। तो ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, इसलिए इस तरह की हम प्रैक्टिस लगातार करा रहे हैं। नेक्स्ट है आपका ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव पर किया गया था। ठीक है, तो ये याद रखना M.K. गांधी। तो महात्मा गांधी के सुझाव पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था को जो है हमने नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया था, तो वो गांधीवादी विचारधारा से जुड़ी हुई है। ठीक है। नेक्स्ट आपका भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार शिल्पी किसे कहा जाता है। तो पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार शिल्पी किसे कहते हैं, बलवंत राव मेहता समिति को कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है सी हो जाएगा। तो बलवंत राय मेहता समिति के सुझाव पर ही हमारे यहाँ पंचायत राज व्यवस्था को अपनाया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो इन्हें वास्तुकार और शिल्पकार भी कहते हैं, याद रखना। नेक्स्ट आपका त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी। तो याद रखना बलवंत राय मेहता समिति द्वारा, ये मैं आपको बताया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है। तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कौन सी समिति इसमें नहीं है, ये पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा PBN राव समिति। ये समिति नहीं है, बाकी सारी समितियां लिस्ट हमें दे दिया है, आप इसको याद रख लीजिएगा। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, सिंघवी समिति, थुंगन समिति, ये सब जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है समितियों से संबंधित, तो इसको अच्छे से याद कर लिखना। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोर्स से सही उत्तर चुनिए। अभी मैंने आपको ऊपर समय भी दे दिया था, टाइम भी दे दिया था कि कब कौन समिति कब किस ईयर में बनाई गई थी, लेकिन यहाँ पे क्रम भी पूछा जा सकता है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो क्रम अगर हम देखें तो सबसे पहले कौन समिति बनाई गई थी, सबसे पहले BR मेहता समिति बनाई गई थी 1957 में। ठीक है, तो नंबर 1 3 नंबर 1 हो गया, यहाँ 3 नंबर सबसे आगे दिया है, यही आंसर भी हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम सब पढ़ लेते हैं। दूसरा है आपका अशोक मेहता समिति, ये 1977 में बनी थी। फिर आपका याद रखना सिंधवी समिति 1986 में बनी थी। ठीक है, और GB राव समिति 1985 पे बनी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित में से सिफारिश की थी। तो अशोक मेहता समिति कब बनाई गई थी, 1977 में, और इसने न्याय पंचायत की भी बात कही थी और कहा था पंचायती राज व्यवस्था को 2 स्तरीय बना दिया जाए, त्रिस्तरीय बनाने की जरूरत नहीं है। जो बलवंत राय मेहता समिति ने कहा था त्रिस्तरीय बनाने का, इन्होंने कहा था कि ब्लॉक पंचायत को हटा दिया जाए, केवल 2 स्तरीय बनाया जाए, लेकिन इनकी अनुशंसा को माना नहीं गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, जो है 2 स्तरीय वाला। ठीक है, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
निम्नलिखित में से किस समिति आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी? अभी मैंने आपको बताया था। तो न्याय पंचायत गठन की सिफारिश किसने किया था? तो अशोक मेहता समिति ने किया था। याद रखना, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की जो है सिफारिश या संतुष्टि निम्न में से किस कमेटी द्वारा की गई थी? तो पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में शामिल करने के लिए बात किसने किया था? तो यह हो जाएगा आपका LM सिंघवी समिति। तो LM सिंघवी समिति के सुझाव पर ही संविधान में 73वां संशोधन और 74वां संशोधन करके पंचायत और नगर पालिका को संविधान का दर्जा दे दिया गया, संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। तो याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको अच्छे से याद रखना। इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। नेक्स्ट आपका, पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली को अपनाते हैं। तो त्रिस्तरीय प्रणाली में कौन कौन प्रणाली आती है? ये क्वेश्चन मैंने दोबारा दिया हूँ आपको, जिससे याद हो जाए। याद रखना, इसका डायग्राम भी आप देख सकते हैं। ग्राम पंचायत, क्षेत्रीय पंचायत समिति और जिला परिषद। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंचायत समिति के सदस्य, जो पंचायत समिति के सदस्य होते हैं वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। तो पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं वो जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं और ये लोग मिल करके ब्लॉक प्रमुख का चुनाव करते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, पंचायत राज प्रणाली में पंचायत गठित जो समिति होती है वो गठित होती है। तो पंचायती राज प्रणाली में पंचायत जो समिति गठित होती है वो किसके द्वारा की जाती है? तो वो खंड स्तर पे, वो खंड स्तर मतलब ब्लॉक स्तर पे गठित की जाती है, उसे कहते हैं पंचायत समिति कहते हैं। ठीक है। तो ये ब्लॉक स्तर पर गठित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत निर्वाचन, जो पंचायत का निर्वाचन हेतु के लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? तो पंचायत जब चुनाव होता है तो राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। अगर एक केंद्र होता तो केंद्र में राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन यहाँ राज्यपाल द्वारा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया गया है। तो राज्य वित्त आयोग का गठन 73वां 74वां संशोधन द्वारा किया गया था। लेकिन किस अनुच्छेद में है ये पूछा गया है। तो जो इसका जो अनुच्छेद है वो हो जाएगा अनुच्छेद 243I। 243I के अंतर्गत ही जो है राज्य पंचायत व्यवस्था के अंतर्गत राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया। तो आर्टिकल इसको याद रखिएगा। ठीक है। ये सारे आर्टिकल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक प्राधिकरण मतलब संवैधानिक प्राधिकरण है? कौन सा इसमें ऐसा है जिसका संविधान में उल्लेख किया गया, ये पूछा गया है। तो पहला हो जाएगा आपका कौन सा? राज्य निर्वाचन आयुक्त, इसका उल्लेख संविधान में है। राज्य वित्त आयोग का उल्लेख भी संविधान में किया गया है। जिला पंचायत का उल्लेख भी संविधान में किया गया है, लेकिन राज्य निर्वाचन अधिकारी का उल्लेख पंचायत में नहीं किया गया है, संविधान में नहीं किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1, 2 और 3। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान के 73वें और 74वें संशोधन निम्न में से किनके सृजन के लिए उत्तरदायी हैं? मतलब ये हुआ कि 73वें और 74वें संशोधन द्वारा किन किन पदों का निर्माण किया गया है, ये पूछा गया है। पहला हो जाएगा राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिल्कुल सही। जिला निर्वाचन जो है नियोजन समिति, ये भी बिल्कुल सही। राज्य वित्त आयोग, ये बिल्कुल सही। राज्य संपत्ति कर मूल्य निर्धारण बोर्ड, ये गलत हो जाएगा। तो तीनों, 1, 2 और 3 का गठन 73वें 74वें संशोधन द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। तो ये 64 क्वेश्चन जो पंचायत से जुड़े महत्वपूर्ण थे मैंने आपको दे दिया गया है। कहीं कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछेगा, लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।